हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप यू सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बेटा, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात की थी और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको घर से भी दिए थे। तो अगर वो क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं तो बेटा उनका आंसर कर दीजिएगा। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं, उसी से आगे कंटिन्यू बात करेंगे, रेजोनेंस एनर्जी। किसकी बात करेंगे बेटा? रेजोनेंस एनर्जी। तो हम रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालते हैं, आज हम वो सीखने वाले हैं। रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है बेटा, पहले हम इसके बारे में जानेंगे और फिर से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि पेपर में किस तरीके से नीट और जेई की बात करें, किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आता है। बढ़ते हैं बेटा अपने टॉपिक की तरफ। तो देखो बेटा, रेजोनेंस एनर्जी क्या है? रेजोनेंस एनर्जी वो फिनोमिना है कि जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो आपकी क्या कहलाती है बेटा? रेजोनेंस एनर्जी। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट हमसे लिख सकते हैं इसमें कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन resonance hybrid and stable resonating structure। ठीक है, इनके बीच में जो भी एनर्जी का डिफरेंस आता है उसी को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं बेटा। ठीक है। तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं आगे कि और क्या क्या बातें इसमें हम पढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इससे बात करते हैं बेटा तो और क्या चीज़ सीख सकते हैं इससे कि दूसरे पॉइंट में बात करते हैं बेटा हम कि जो आपकी रेजोनेंस एनर्जी होती है, रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी इवन नेगेटिव कैसी होती है बेटा? इवन नेगेटिव होती है। मीन्स ये हमेशा एनर्जी को क्या करता है? एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा बेटा? ये एनर्जी को रिलीज करेगा। मतलब हमेशा जो प्रोसेस होता है वो आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। उसके बाद कह रहे हैं बेटा, जो रेजोनेंस एनर्जी निकाली जाती है वो सेम कंपाउंड के अंदर, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में आर ई लिख रहा हूँ। आर ई का मतलब रेजोनेंस। रेजोनेंस एनर्जी इज इन सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल के अंदर निकाली जाती है, बट उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने चाहिए। तो उनमें हम क्या करते हैं? ऑर्डर को अरेंज करते हैं कि किसकी ज़्यादा होगी किसकी अलग। ऐसा नहीं कि ये मॉलिक्यूल अलग है वो मॉलिक्यूल अलग है फिर उसमें कंपेयर, ऐसा नहीं। सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही रेजोनेंस एनर्जी निकाली, लेकिन उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है। अगला पॉइंट में बात करता है कि जो रेजोनेंस एनर्जी है वो किसको डिफाइन करती? रेजोनेंस एनर्जी इज एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस स्टेबिलिटी। ठीक है। मतलब ये क्या करता है बेटा? जो रेजोनेंस एनर्जी वो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? और इसको हम, इट इज डिटरमाइन बाय हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं बेटा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के थ्रू हम इसको डिटरमाइन करते हैं। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपने पढ़ा ही था कैसे, कि मैंने एक मॉलिक्यूल लिया था डबल बॉन्ड और इस पे H2 का एडिशन कराया था इन प्रेजेंस निकल, और आपने क्या बनाया था बेटा? एल्केन। तो इससे जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो रेजोनेंस एनर्जी को एक्सप्लेन करेगी। ठीक है। जैसे हम बात करें एक एग्जांपल लेके कि ये मेरा बेंजीन है और ये इसका सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है। और इससे जो बनता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से, ऐसे करके गोल 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 गोल, है ना। तो इन दोनों के बीच का इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिड स्ट्रक्चर, क्योंकि डेफिनेशन ही बोली रेजोनेंस हाइब्रिड और स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस आता है उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, कैसे निकालते हैं अब हमें वो सीखना है। तो सपोज करो हमारे पास एक एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन और उसमें एक डबल बॉन्ड बना दिया और ये कह रहा है कि अगर
इस पे H2 विद निकल डालें, मतलब इसको हाइड्रोजनेटेड कराएं, तो आपको कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। हो गया बेटा। तो इससे कह रहा है कि हमारे पास दो तरीके की एनर्जी निकलती है, एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, ऑब्जर्व, जो तुमने ऑब्जर्व की। तो ये बेटा एक्सपेरिमेंटल डेटा है, तो ये हमने ऑब्जर्व कितनी करी, -29 किलो कैलोरी पर मोल, और ऑब्जर्वेशन से तो ये आता है, और डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल, जो एक्सपेरिमेंटल निकलता है -29 किलो कैलोरी पर मोल। तो मतलब यहाँ से हमने एक्सपेरिमेंटल भी देखा, वो भी वैल्यू सेम आ रही है, ऑब्जर्व वैल्यू कैलकुलेट की, वो भी वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। तो इससे रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी, तो इसके अगर इसके अंदर हम रेजोनेंस एनर्जी निकालें तो बेटा इसमें रेजोनेंस एनर्जी बराबर होगा डेल्टा एच ऑब्जर्व माइनस डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल। तो बेटा कितना आएगा इसमें, 0। क्या आएगा इसमें, 0। देख लो, अब इसमें रेजोनेंस एनर्जी है ही नहीं, तो 0 तो इसलिए आएगी, क्यों भाई, क्योंकि इसमें कहीं रेजोनेंस ही नहीं हुआ। और ये चीज़ हमने पढ़ी है कि अगर उसमें रेजोनेंस होगा तो उसके अंदर रेजोनेंस एनर्जी होगी, और रेजोनेंस एनर्जी किसके साथ निकलती है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, बट यहाँ तो रेजोनेंस एक्सटेंड ही नहीं हो रहा। तो इस केस में याद रखेंगे बेटा कि जहाँ रेजोनेंस होगा वहीं आपकी रेजोनेंस एनर्जी देखने को आपको मिलती है। लेकिन याद रखना कि एक डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए उसकी ऑब्जर्व वैल्यू भी 29 -29 और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी -29 किलो कैलोरी होती है। ये याद रखना बेटा, भूलना नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, इसी मॉलिक्यूल के अंदर मैंने 2 डबल बॉन्ड लगा दिए, एक डबल बॉन्ड ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, ठीक है। अब इसमें रेजोनेंस भी है, आपको सभी बच्चों को दिख भी रहा होगा बेटा, इसमें रेजोनेंस हो रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 से 4, देखो 1 4 डबल बॉन्ड अगर मिलता है तो रेजोनेंस होता है। तो एक डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारी ऑब्जर्व एनर्जी कितनी निकल के आ रही थी, -29, और एक्सपेरिमेंटल भी कितनी आ रही थी, -29। तो बेटा अगर हम इसकी भी निकालते हैं तो इसके लिए हमें कितने मोल लेना पड़ेगा, 2 मोल हाइड्रोजन। कितने मोल लेना पड़ेगा, एक डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 1 मोल, तो 2 डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2 मोल। जैसे ही हम यूज़ करेंगे तो बेटा कंप्लीटली क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। क्या बन जाएगा ये, साइक्लोहेक्सेन। तो बेटा इसकी अगर हम ऑब्जर्व वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा ऑब्जर्व, तो एक डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज करता है, -29। तो 2 को कितनी करेगा, इंटू टू करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा ये, -58 किलो कैलोरी पर मोल। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई बेटा। एक डबल बॉन्ड के लिए बॉन्ड आपकी जो रेजोनेंस एनर्जी है ऑब्जर्व 29 होती है, तो 2 डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना बेटा, ×2। क्या ये बच्चों बात समझ में आ रही बेटा। ऐसे अब देखते हैं बेटा, ये तो हमने ऑब्जर्व कैलकुलेट की, मतलब थियोरेटिकल हमने डेटा से कैलकुलेट किया। अब हमारा आता है एक्सपेरिमेंटल, डेल्टा एच एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट ने कितनी वैल्यू दिखाई, इसकी दिखाई बेटा माइनस के, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 55, कितनी दिखाई, -55 किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा। ऐसी मैंने इसका तीसरा लिया बेटा बेंजीन, और यहाँ पर मैंने 3 डबल बॉन्ड लगा दिया बेटा, एरोमेटिक कैरेक्टर जनरेट कर दिया। आपको पता है एक डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी दी जाती है, तो यहाँ पे कितने मोल हाइड्रोजन यूज़ किए जाएंगे, 3 मोल। कितने यूज़ किए जाएंगे बेटा, 3 मोल हाइड्रोजन। जैसे ही 3 मोल हाइड्रोजन यूज़ करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, बोलो बच्चा, साइक्लोहेक्सेन। तो इसके लिए डेल्टा एच ऑब्जर्व कितना आएगा बेटा, -29 × 3, क्योंकि एक डबल बॉन्ड के लिए -29 की हमें नीड होती है। तो बेटा 3 के लिए कितना होगा, -87 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। अब इसमें एक्सपेरिमेंटल डेटा कितना आता है निकल के, वो हम देख लेते हैं। तो डेल्टा एक्सपेरिमेंटल निकल के आता है बेटा इसमें -51 किलो कैलोरी पर मोल। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा, कितना निकल के आता है, -51 किलो कैलोरी पर मोल। देखो बेटा ये एक्सपेरिमेंटल है, मैं गोल रेड कलर से ये, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल भी कितना आता है, इतना आता है बेटा। अगर मैं इसकी रेजोनेंस एनर्जी निकालूँ तो इसकी कितनी आएगी बेटा, -87, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 51, चेंज कितने का आएगा, -36 किलो कैलोरी पर मोल। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब इसके अंदर बेटा हम रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर लगाते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर लगाते हैं बेटा, तो अब क्या आंसर आता है हमारा, ठीक है। अच्छा इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी भी रेजोनेंस एनर्जी कितनी आएगी। तो इसकी आएगी बेटा -58 और माइनस माइनस प्लस 55 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ये इसको निकालेंगे -3 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया बेटा, और ये इसका हो गया, तीनों का हमने कैलकुलेट कर लिया। फॉर्मूला क्या बेटा, फॉर्मूला क्या लगाना है आपको रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करने का, ये लगाना है, ये जो मैं अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब तुमने सभी की रेजोनेंस एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया। अब ऑर्डर लगाते हैं बेटा ऑन द बेसिस रेजोनेंस एनर्जी। तो हम ऑर्डर क्या लगाएंगे बेटा, हमने ऑर्डर लगाया कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ए मान लेता हूँ इसको, और इसको बेटा मैं बी मान लेता हूँ, इसको मैं सी मान लेता हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर क्या आना चाहिए था आपका, सबसे ज़्यादा सी आना चाहिए था,
फिर बी आना चाहिए था, फिर ए, ऑन द बेसिस डबल बॉन्ड। क्योंकि बेटा देखो आपने पढ़ा है कि एक डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की नीड होती है, -29 किलो। 2 को तोड़ेंगे तो उसका डबल हो जाएगा, 3 को तोड़ेंगे तो उसका ट्रिपल हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आपको रेजोनेंस एनर्जी कहाँ मिलेगी, बेंजीन के अंदर मिलेगी, और बेंजीन के अंदर सबसे ज़्यादा होने की वजह से इसकी रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर में सबसे ज़्यादा आ जाएगा, ये मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। बट एक्सपेरिमेंट में ये ऑर्डर को डिनाई कर दिया। बट एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। क्यों, अब देखते हैं। क्योंकि एक्सपेरिमेंट ने बोला कि एक डबल बॉन्ड के लिए कितनी एनर्जी रिलीज करता है, -29, 2 के लिए कितना करता है 55, 3 के लिए कितना करता है -51। तो ऑन द बेसिस इस पे आएगा। तो बताइए निगेटिव में सबसे ज्यादा, आपकी जो निगेटिव के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ रिलीज कर रहा है, यहाँ बी में कर रहा है। तो बेटा इसका जो ऑर्डर करेक्ट आया था बी के बाद इसमें आएगा आपका सी, और उसके बाद आएगा ए। ये ऑर्डर आपका जो बेटा एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर था, और ये ऑर्डर आपका 100% करेक्ट माना गया। तो आपको समझ में आ रहा है बेटा ये ऑर्डर किसके बेस पे, एक्सपेरिमेंटल। और एक्सपेरिमेंटल डेटा को बेटा हमें मानना पड़ता है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ करके बताया कि हाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो बेटा ये ऑर्डर को याद रखना। मैंने कल बात की थी इसको हीट ऑफ कंबशन के अंदर भी, कि मैंने बोला था इस ऑर्डर के अंदर कि हम इसको किस में बात करेंगे, जब हम रेजोनेंस एनर्जी की बात करेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, इस पर आप लिख लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया बेटा पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल। अगर आपसे इसमें पूछेगा कि पर, आपसे मैंने दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो ये हो गया डन। दूसरा आपसे पूछा, दूसरे क्वेश्चन में पूछा कि बताइए कि HOH, या फिर आपसे पूछ सकता है HOH पर, कल के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटा, HOH पर पाई बॉन्ड और पर मोल H2 एडिशन। तो बेटा इसमें ऑर्डर किस में आएगा, सबसे पहले डबल बॉन्ड किसका टूटेगा इसमें, सबसे पहले डबल बॉन्ड किसका टूटेगा इसमें, इसका टूटेगा। क्यों, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, यहाँ पे डबल रेजोनेंस में थोड़ा दिक्कत होगी, ट्रिपल में और ज्यादा दिक्कत होगी है। तो पर मोल की बात कर रहा है, पर मोल मतलब एक डबल बॉन्ड की बात कर रहा है, पर डबल बॉन्ड बोल रहा है। तो ये पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, ये पर डबल बॉन्ड की बात करेगा। तो पर डबल बॉन्ड में फर्स्ट ऑर्डर आपका सबसे ज्यादा आएगा, फिर आपका सेकंड आएगा, या फिर थर्ड। अगर इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड मान ले, या फिर दूसरे तरीके से हमने अगर इसको यहाँ पे ABC लिख रखा है तो A, B और C। याद रखोगे बेटा, भूलोगे तो नहीं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो इस ऑर्डर को कभी नहीं भूलना। खासकर कि आप और रेजोनेंस कैसे एनर्जी निकालनी है, ये आपको बेटा याद रखनी है। ये ऑब्जर्व हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। एक्सपेरिमेंटल आपको पेपर में गिवन होगी, तो उसमें से रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालेंगे, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेरिमेंटल, और आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली हम सर रेजोनेंस एनर्जी को क्यों पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि रेजोनेंस एनर्जी को हम क्यों पढ़ते हैं। रेजोनेंस एनर्जी जो पढ़ी जाती है ना बेटा, वो सिर्फ मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए पढ़ी जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा भी होगा, कि आप अंडरलाइन कर सकते हो रेजोनेंस स्टेबिलिटी। जो मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रेजोनेंस एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो पढ़ते हैं बेटा अपने टॉपिक की तरफ। अब हमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी से हम क्या डिफाइन करते हैं, स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसकी रेजोनेंस एनर्जी भी बोलो बेटा ज़्यादा होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करूंगा बेटा, उनको ध्यान से देखना है। तो उससे कह रहा है कि रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी की बात करते हैं बेटा, डबल बॉन्ड O माइनस, अच्छा यहाँ पे CH2 माइनस, इसके साथ में मैंने दूसरा पेयरिंग में ले लिया बेटा CH2 माइनस। आपसे पूछ रहा है कि बताओ इन दोनों में किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, या कौन इसमें ज़्यादा स्टेबल होगा। तो रेजोनेंस तो होना चाहिए। तो देखो रेजोनेंस 1 2 3 1 3 रेजोनेंस दिख रहा है बेटा आप लोगों को, 1 2 3 दिख रहा है। तो ये वाला नेगेटिव चार्ज इसको डोनेट करेगा, और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से खुलेगा। सेम इसको डोनेट करेगा और ये डबल बॉन्ड खुल जाएगा। और आपको बेटा अगर दोनों का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अगर बनाए, तो कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा कि यहाँ पर O माइनस आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पर CH2 माइनस आ जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड CH2। अब हम दोनों में कंपेयर करें कि इसमें A और B में कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो बेटा यहाँ पर देखो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, यहाँ भी कार्बन के ऊपर आफ्टर रेजोनेंस, यहाँ पे आफ्टर रेजोनेंस के बाद देखा कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। कहाँ आया बेटा, ऑक्सीजन के ऊपर। और यहाँ किसके ऊपर आ रहा है, CH2 के ऊपर। तो आपको पता नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल कहाँ होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर। तो ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर बेटा, बोलो मोर
इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मॉलिक्यूल के ऊपर, ये मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ज़्यादा स्टेबल होगा तो बताइए बेटा रेजोनेंस एनर्जी भी किसकी ज़्यादा मिलेगी, इसकी ज़्यादा मिलेगी, जिस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आंसर ए और बी में हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन वाले का आंसर ज़्यादा होगा। इसी तरीके से आपको चार्ज को स्टेबलाइज करना है और रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर लगाना है। मीन्स इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि आपको इसमें क्या ढूंढना है, क्या ढूंढना है बेटा, बोलो, स्टेबिलिटी ढूंढनी है। जिस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी उसकी, बोलो बेटा, बोलो बेटा, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी उसकी रेजोनेंस एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा होल्ड करेगा, और कार्बन की कम है तो बेटा कम करेगा, इसलिए ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कार्बन। वेरी गुड, ये क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं बेटा। सेकेंड एग्जाम्पल, मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया बेटा, माइनस यहां पर NH माइनस। अब आप इससे इन दोनों में पूछ रहा है कि बताइए किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब इन दोनों में बात करते हैं बेटा, तो इन दोनों के अंदर देखते हैं, अगर ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, 1 2 3 रेजोनेंस हो रहा है, 1 2 3 इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर भी स्टेबलाइज होगा और बेटा ये इधर भी स्टेबलाइज होगा नहीं होगा बेटा। तो अब देखो इन दोनों के अंदर हम बात करें, आफ्टर रेजोनेंस यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है ये डबल बॉन्ड में बन जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। अगर यहाँ पे बात करें बेटा, सेम डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज NH के ऊपर आ जाएगा। तो बताओ बेटा कौन नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा होल्ड करेगा, ऑक्सीजन। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बताइए इसमें स्टेबिलिटी भी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं बेटा। अब थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से चलेंगे हम। ठीक है, एक एग्जांपल ये लिया मैंने, एक ले लिया बेटा। ठीक है, अब इन दोनों में पूछ रहा है कि बताइए इन दोनों के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, वो आपको आंसर में बताना पड़ेगा बेटा। तो मैं अगर बात करूं तो बेटा इसमें कौन ज़्यादा डोनर होगा, कौन ज़्यादा नहीं होगा, तो मैं बात करता हूं बेटा इसमें देखो 1 2 3 1 2 3, अगर इसमें बात करूं तो ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा और 1 2 3 रेजोनेंस करेगा बेटा। ऐसे ही नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा और ये बेटा ये भी 1 2 3 रेजोनेंस करेगा। तो इनका दोनों का स्ट्रक्चर आएगा, लेकिन यहाँ भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास आ रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन के पास आ रहा है। अब इन दोनों में बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी डोनेट करने की। तो बेटा देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये डोनेट कम करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखेगा, जबकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है तो ये क्या करेगा, डोनेट ज़्यादा करेगा। डोनेट ज़्यादा करेगा तो इसका मतलब इसमें रेजोनेंस जल्दी दिखाएगा और इसमें स्लो दिखाएगा। तो जिसमें रेजोनेंस जल्दी होगा वो मॉलिक्यूल स्टेबल भी जल्दी हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, नाइट्रोजन वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, फोर्थ, यहाँ पे डोनर टेंडेंसी देखेंगे तो बेटा इसकी डोनर टेंडेंसी ज़्यादा होती है ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ये आप रीजन लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो बेटा। ठीक है, उसके बाद इसमें कह रहा है कि मैंने यहां पर कोई मॉलिक्यूल लगा दिया OH, यहां पे लगा दिया NH2, यहां पे लगा दिया बेटा मैंने SH। मैंने यहां पर देखो 3 मॉलिक्यूल ले लिए और आपसे पूछ रहा है कि ABC में बताइए, ABC में किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो बेटा देखो इसमें 1 2 3 ये भी रेजोनेंस करेगा, 1 2 3 ये भी रेजोनेंस करेगा, 1 2 3 ये भी रेजोनेंस करेगा। तो बेटा ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। अरे करेगा नहीं करेगा बेटा, और ये वाले डबल बॉन्ड को ये भी तोड़ेगा, 1 2 3 ये भी टूटेगा, ये भी रेजोनेंस के थ्रू। ठीक है बेटा, लेकिन हमें देखना है कि इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, इनमें जल्दी डोनेट कौन करेगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, ऑक्सीजन करेगा। अब देखो बेटा इन दोनों में बात करते हैं, ये थर्ड पीरियड का हो गया, ये सेकेंड पीरियड का हो गया, इनके पास p ऑर्बिटल है तो इनका जो लोन पेयर प्रेजेंट हो p ऑर्बिटल में है, इसका 3p ऑर्बिटल के अंदर है। तो बताइए इनमें पहले डोनेट तो यही करेंगे 2p वाले, है ना, तो ये जल्दी डोनेट करेंगे तो ये तो कम करेगा, है ना। तो अब ये क्या करेगा बेटा, ये जल्दी डोनेट करेगा। इन दोनों में देखना कौन जल्दी डोनेट करेगा। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, तो बेटा ये कम करेगा, नाइट्रोजन ज़्यादा करेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये जल्दी डोनेट करेगा तो ये रेजोनेंस को जल्दी स्टेबलाइज करेगा तो मॉलिक्यूल भी जल्दी स्टेबल होगा। तो इसमें B की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा आएगी। अब ऑक्सीजन सल्फर की बात करते हैं, सेकंड और थर्ड पीरियड की बात आते हैं। तो बेटा सेकंड थर्ड पीरियड के उसका जो एटम होता है उसका साइज बड़ा होता है
तो उसके अंदर जो लोन पे रिपल्सन है वो मिनिमम होगा, मतलब कम होगा एज कम्पेयर टू 2p, क्योंकि ऑक्सीजन के पास यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन इसके पास है, इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, तो इसके लोन पेयर के बीच में रिपल्सन कम होगा, तो ये आराम से डोनेट कर सकता है। लेकिन इसके पास कोई खाली जगह नहीं है, तो इसके लोन पेयर के बीच में ज़्यादा रिपल्सन होगा, तो ये जल्दी डोनेट करेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बोलो बेटा जल्दी डोनेट करेगा, तो यहाँ पर आपका ए आएगा, उसके बाद कौन आएगा, सी आएगा, आपका ये आंसर आएगा बेटा। तो रीजन इसमें लिख सकते हो बेटा, इसके पास क्या बोल सकते हैं हमारा, कि इसके पास क्या है बेटा, इसके पास बोलो, हाँ बोलो, यहाँ बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे 3p 2p बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे 2p 2p होगी, यहाँ पे 2p 2p होगी, तो 2p 2p ज़्यादा इफेक्टिव बॉन्डिंग होती है, तो हम लिख सकते हैं 2p 2p बॉन्डिंग मोर इफेक्टिव देन 2p 3p, समझे। तो बेटा स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली सेम ऑर्बिटल वालों की ज़्यादा होगी, तो इसमें किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, 2p 2p वालों की, ठीक है। चलो ये भी बात आई होप समझ में आ गया होगा। फोर्थ के बाद आता है बेटा इसमें फिफ्थ एग्जाम्पल। देखो बेटा इसमें जितना एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लोगे उतना तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि एग्जाम में जब नीट की और आईआईटी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहाँ पर आपको थियरी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होती है, और आपको पेपर में तो मेन क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होता है। तो जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, आप देखिए बेटा हर क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट है, जितने क्वेश्चन यूनिक तरीके से बन सकता है आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी तरीके से आपको भी फाइंड करना है और वैसे ही ऑर्डर लगाना है। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए पेपर में आपके लिए वही बेनिफिट होगा। कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको ये सिखाता है कि काम कैसे करना है, इस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, और इससे क्वेश्चन आएगा किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन बेटा प्रैक्टिस ये सिखाती है कि क्वेश्चन कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। तो पहले अपना टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे बेटा आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बेटा मैंने अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ले लिया, ये ले लिया बेटा, बताइए ये मेरे पास कोई, बोलो बेटा किस में ज़्यादा होगा, सोचो, बोलो बेटा। तो इसमें अगर हम बात करें इन दोनों के अंदर फर्स्ट और सेकंड मॉलिक्यूल के अंदर बात करें, तो बेटा फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेकंड, क्योंकि अगर तुम देखो इसका चार्ज स्टेबलाइज करोगे तो इसका अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास में मिलेगा देखने के लिए, ठीक। और दूसरा इसमें जो सेम चार्ज है वो हमेशा दूर मिलेंगे देखने के लिए, आप देख भी सकते हो बेटा। दूसरा एरोमेटिक करेक्टर ये भी जनरेट करेगा, देखो किस तरीके से करेगा। अगर हम एरोमेटिक करेक्टर की बात करें बेटा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो बेटा ऐसे ही इसमें करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड आपका क्या करेगा रेजोनेंस के अंदर, ये वाला डबल बॉन्ड 1 2 3 4 ये भी इधर जाएगा, ये इधर आएगा, टूटेगा बेटा, ठीक है। और कुछ इस तरीके से यहाँ का रेजोनेंस इसके साथ, इसका रेजोनेंस इसके साथ, इस तरीके से, और इसका रेजोनेंस इसके साथ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे जब बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव चार्ज आपका दूर देखने को मिलेगा। लेकिन हम जब इन दोनों की बात करेंगे, इन डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो बेटा यहाँ पर दोनों का पॉजिटिव चार्ज सेम बिल्कुल नियर अबाउट आ जाएगा। और हमने क्या बात पढ़ी रेजोनेंस के अंदर, जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज दोनों पास में आ जाएंगे, और जब पास में आएंगे दोनों के तो इनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा। और जब ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से टूटेगा तो इसका पॉजिटिव यहाँ आएगा, उसका उधर आएगा, तो ये दूर चले जाएंगे। और हमने यही पढ़ा कि जो सेम चार्ज है वो हमेशा दूर मिलना चाहिए, और जितना दूर मिलेगा उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो फिफ्थ वाले में बेटा क्रॉस रेजोनेंस वाले में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। सिक्स का एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, अगला एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं हम। अगला एग्जाम्पल हमने कुछ इस तरीके से लिया बेटा, बेंजीन, इसको बोलते हैं नेफ्थलीन, इसको बोलते हैं बेटा एंथ्रासीन। बेंजीन और इसको हम लिखेंगे नेफ्थलीन, इसको बोलेंगे एंथ्रासीन। अब देखो बेटा नेफ्थलीन, बेंजीन और एंथ्रासीन के अंदर हम बात करते हैं, तो बेटा इसमें देखो अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं, उसके 2 RS बनते हैं। हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि इसके 2 RS बनते हैं, इसके 3 RS बनते हैं, और इसके 4 RS बनते हैं। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, रेजोनेंस एनर्जी जिसमें ज़्यादा होगी, जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये, उसके बाद ये। तो आंसर में क्या आएगा बेटा, जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक हो गया होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे बेटा आपका ही फायदा है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक।
कौन से नंबर का एग्जाम्पल था? 6, 7। 7 की बात करते हैं बेटा, ये आपका बेंजीन है। चलो मैं घर से लिख देता हूँ, फटाफट कीजिएगा बेटा, ठीक है। ये हो गया, दोनों में ऑर्डर लगाना है, किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। एट की बात करते हैं बेटा, एक ही दे दिया बेटा मैंने आपको। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये दे दिया बेटा। एक मॉलिक्यूल ये दे दिया बेटा मैंने आपको। एक मॉलिक्यूल मैंने ये दे दिया, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ये दे दिया बेटा मैंने आपको। ऑक्सीजन के पास तुम्हें पता ही है पहले से लोन पेयर होते हैं, अगर ना भी लिखो तो आपको दिमाग में रखना है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भाई होते हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ये दे दिया बेटा मैंने आपको। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये ऑक्सीजन से डायरेक्ट है, ये बीच में कुछ नहीं है, जैसे ये पीछे वाला, तो बाई मिस्टेक हो गया है, सही कर लेना बेटा। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, इसमें दोनों साइड से आपका ये लगा दिया है, ठीक है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट, और उसके बाद बात करते हैं बेटा। NO2 और यहाँ पर ले लेते हैं बेटा CN। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर ये ज़्यादा होगा, इसमें हम बोलेंगे ड्यू टू SIR इफेक्ट। क्या बोलेंगे यहाँ पे, मैं देखो स्क्रीन पे, इसको हम बोलेंगे ड्यू टू SIR इफेक्ट, ठीक है बेटा। SIR इफेक्ट होने की वजह से इसे, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, नो SIR इफेक्ट, ठीक है। ध्यान रखेंगे बेटा, कुछ क्वेश्चन है। अब हम अगला टॉपिक यही पढ़ने वाले हैं कि SIR इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो बेटा अब हम बात करने वाले SIR इफेक्ट की, कि SIR इफेक्ट क्या होता है। तो SIR इफेक्ट की पहले फुल फॉर्म जानेंगे क्या होता है। हम इसको बोलते हैं बेटा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है बेटा। स्टेरिक की वजह से आपका जो रेजोनेंस वो ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए, अगर वो हो गया तो आपका वो SIR इफेक्ट दिखाएगा। तो SIR इफेक्ट जनरली जो आपको देखने को मिलता है वो किस में मिलता है, नाइट्रोजन के साथ मिलता है। किसके साथ मिलता है, नाइट्रोजन के साथ। तो देखते हैं हम कि नाइट्रोजन के साथ कैसे मिलता है, बात करने वाले हैं इसमें। देखो बेटा, तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, क्या लिया बेटा, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल में लिया बेटा कि ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ ये आपका NH2 ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बेटा बेंजीन ले लिया, और बेंजीन के साथ यहाँ पर CH3 ले लिया बेटा। और तीसरी कंडीशन में बेटा मैंने N और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर बेटा N, और यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन के साथ 2 बल्कि ग्रुप ले लिए ऊपर, ठीक है। ये 3 कंडीशन में आपको क्या देखने को मिल सकता है बेटा, क्या देखने को मिलेगा जी, SIR इफेक्ट। तो हम बात करते हैं कि SIR इफेक्ट जो होता है ना, ऑर्थो कंडीशन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए, तो हम बोल सकते हैं कि ऑर्थो SIR इफेक्ट के लिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ऑर्थो पोजीशन is only responsible for SIR इफेक्ट। अब देखो कैसे SIR इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन दिखाती है, उसकी हम बात करने वाले बेटा। तो जैसे मैंने यहाँ पर SIR इफेक्ट की बात करूँ तो कैसे होता है। अगर मैं पहले एनिलीन की बात करता हूँ,
ये बेटा मेरा NH, और बेटा आपको मैंने सिखाया था क्लास में, ये p ऑर्बिटल होते हैं और मॉलिक्यूल प्लेनर होता है ये इस तरीके से, ठीक है। और ये आपके जो बेटा ये लोन पेयर होते हैं किसके अंदर, p ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। तो बेटा इनके अंदर क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है, जिस वजह से रेजोनेंस आपको देखने को मिलता है। तो सपोज करो अगर ये इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये वाला ऊपर वाली की बात करो तो ये इन दोनों के बीच में है, तो बेटा ये रेजोनेंस के थ्रू इसमें भी ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ भी ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ भी ओवरलैप करेगा, और किसके साथ ओवरलैप करेगा बेटा, ये इसके साथ भी ओवरलैप करेगा और इसके साथ भी करेगा, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा कोई हाइड्रोजन पड़ा है, ये इस तरीके से, ये ऑर्थो पोजीशन पे। तो अभी क्या करता है, ये लोन पेयर इसके साथ भी पार्टिसिपेट करता है, इस p ऑर्बिटल के साथ, और इसी वजह से ये आपको क्या करता है, लोन पेयर रेजोनेंस में ऐसे करके पार्टिसिपेट करता है। देखो एरो दिखा रहा है ना बेटा, तो इसी वजह से लोन पेयर क्या है, ये भी प्लेन में होता है, ये भी सारे ऑर्बिटल प्लेन में होते हैं, और इनके अंदर क्या हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है, और रेजोनेंस होने की वजह से इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। तो अब बेटा जब ये अपना लोन पेयर रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट करेगा तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, +m और +i इफेक्ट। कैसा इफेक्ट शो करेगा, +i और +m इफेक्ट, और +i इफेक्ट और +m इफेक्ट से बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन क्या होगी बेटा, पोजीशन इंक्रीज ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन is participated in रेजोनेंस। और जब किसी का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो बेटा वो डोनेटिंग की तरह काम करेगा, डोनेटिंग करेगा। तो उस केस में ये एसिडिक करेक्टर को क्या करेगा तो एसिडिक करेक्टर को एक्सप्लेन करेगा। तो बेंजीन का जो होगा एसिडिक करेक्टर को क्या करेगा बेटा, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई भी इसका ऐसा एयर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं दूसरे केस में बात करूँ, अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल उठा के ले लेता हूँ बेटा, सपोज करो मैंने यही एग्जाम्पल लिया, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ सेकंड वाले एग्जाम्पल की। देखो बेटा अब मैं सेकंड वाले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, तो सेकंड वाला एग्जाम्पल उठाते हैं। ये बेटा मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया कुछ इस तरीके से, N और यहाँ पर बेटा दो ग्रुप CH3 लगे आपके, ठीक है। ये आपका इधर का ऑर्थो पे हाइड्रोजन लगा है, इधर भी ऊपर भी ऑर्थो पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है। और इसके p ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, बना लिया बेटा। और अब क्या होता है, अब यहाँ पर जो लोन पेयर है यहाँ भी आपका ऑर्थो पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, इधर भी होगा बेटा और इधर भी होगा, दोनों साइड में होगा नहीं होगा। अब ये क्या करता है बेटा, ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा, और एक p ऑर्बिटल आपका यहाँ रहेगा बेटा, एक p ऑर्बिटल आपका यहाँ भी होगा, और ये बेटा इसके साथ भी बनाएगा और ये इसके साथ भी। लेकिन जैसी बारी नाइट्रोजन के लोन पेयर की आती है, इसकी बात करते हैं, तो बेटे ये क्या करता है, इन दोनों के जो हाइड्रोजन है, कुछ कार्बन के हाइड्रोजन ऐसे होते हैं, ऐसे खुलेंगे ना CH3 के, ऐसे मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, ये CH3 थोड़ा सा एक्सटेंड होगा इस तरीके से। तो इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा। क्या होगा इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा रिपल्शन बिटवीन हाइड्रोजन, ठीक है, रिपल्सन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ऑफ मिथाइल एंड बेंजीन। जो बेंजीन का ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन है उसका और मिथाइल वाला जो हाइड्रोजन के बीच में। अब जैसे रिपल्सन होगा तो बेटे ये जो अपना ये पहले इसका जो लोन पेयर का ऑर्बिटल था प्लेन में था, तो ये क्या करता है, ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है ऐसे करके, तो ये लोन पेयर को परपेंडिकुलर कर लेता है। मतलब मान के चलो अगर आपकी ये लूप्स ऐसे बनी हुई है, ये इनकी बात कर रहा हूँ बेटा, अगर ये लूप्स ऐसे बनी हुई है तो दूसरी वाली लूप्स ये नाइट्रोजन की ऐसे आ जाती है, लेकिन पहली कंडीशन में ऐसे होती हैं। अगर ये p ऑर्बिटल है तो ये वाला p ऑर्बिटल भी इस तरीके से था, तो ये इजीली क्या कर रहा था इस तरीके से। देखो मैं इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, ये देखो p है दोनों के इस तरीके से बेटा, और ये वाला p इसके साथ ऐसे करके ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर रहा था, उसके साथ पाई बॉन्ड बना रहा था रेजोनेंस दिखा के। लेकिन इस वाले केस में ये वाला जो ये बीच ये दिख रहा है ना आपको, हाँ बेटा
ये वाला तो बॉन्ड ऐसे ही है, लेकिन ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ऐसे चला गया, ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन में चला गया, ऑर्बिटल में चला गया। तो क्या बताइए, क्या इसके साथ ये परफेक्टली ओवरलैप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, परपेंडिकुलर हो गया ना, तो ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। तो आफ्टर रिपल्सन के बाद तो हम लिख सकते हैं इसमें द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन डज नॉट participate in resonance, ठीक है, ड्यू टू द लोन पेयर present in out of the plane, ठीक है। और जिस तरीके से ये लोन पेयर परफेक्टली अपनी हाइब्रिडाइजेशन एंड सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कैसी हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं बेटा? sp3। लेकिन ये वाला जो लोन पेयर है, इसकी मैं अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, इसकी बात करूं बेटा, तो इसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के बाद अपनी sp3 से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? sp2 में। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो ये लोन पेयर अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो अपनी हाइब्रिडाइजेशन को sp2 में कन्वर्ट कर लेगा, क्योंकि पार्शियल पाई बॉन्ड करेक्टर आता है और पाई बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। लेकिन ये पाई बॉन्ड क्या हो गया? ये लोन पेयर क्या हो गया? रेजोनेंस से डिस्कनेक्ट हो गया, तो अपने आप को परफेक्टली कैसा रखेगा? फ्री रखेगा। ये लोन पेयर किसकी तरह काम करेगा? लोकलाइज। किसकी तरह काम करेगा? लोकलाइज। और ये लोन पेयर कैसा हो जाएगा? डीलोकलाइज मतलब जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो इस केस में इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं। और ये कहाँ लगता है? ऑर्थो पोजीशन से, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन, अब देखो अगर मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ लगा है और उसका हाइड्रोजन इधर लगा है, उसके साथ भी ये क्या दिखाता है आपका बेटा? SIR इफेक्ट। तो सोचो अगर यहाँ पे कोई ग्रुप आ जाएगा तो उसको तो खुलेआम दिखाएगा। अरे दिखाएगा नहीं दिखाएगा बेटा खुलेआम? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस फिनोमिना इज कॉल्ड SIR। समझे बेटा? ये SIR इफेक्ट की वजह से ये स्टेरिक हिंड्रेंस दिखाते हैं यहाँ पर, और इन दोनों के बीच में रिपल्सन हो जाता है, जिससे ये इसके लोन पेयर प्लेन के बाहर चले जाते हैं। प्लेन के बाहर जाने से रेजोनेंस इनका डिस्कनेक्ट हो जाता है, और रेजोनेंस डिस्कनेक्ट होने की वजह से ये क्या करने लगता है? सिर्फ और सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस दिखाने लगता है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर जो रेजोनेंस होगा वो बेंजीन के पाई ऑर्बिटल के बीच में होगा, जो आपको दिख रहा होगा, जो मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। इसके अंदर ही आपका ये रेजोनेंस होने का देखेगा, ऐसे करके देखो बेटा, इनके अंदर ही आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा, ना कि आपको बेटा अगर हम बात करें दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। क्योंकि देखो सारा का सारा पाई बॉन्ड बेंजीन के अंदर ही घूम रहा है, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है, इससे पूरा डिस्कनेक्ट हो गया। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? SIR इफेक्ट। तो अब इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, और याद रखना बेटा जितना SIR इफेक्ट नाइट्रोजन दिखाएगा उतना ही उसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। क्या होगा बेटा? बेसिक करेक्टर, ये बेसिक नेचर, ये बेसिसिटी उसकी ज़्यादा होगी। ध्यान रखना उसका बेसिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो बेटा कुछ पॉइंट्स है, देखो जब ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये एसिडिक करेक्टर को एक्सप्लेन करेगा, और जब ये SIR इफेक्ट दिखाएगा नाइट्रोजन तो अपना बेसिक करेक्टर को ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, नोट करके कुछ पॉइंट है इसके, पॉइंट जो आपको याद रखने बेटा। पहला कि ऑर्थो पोजिशन इज only responsible for SIR इफेक्ट, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं बेटा कि SIR कि कौन दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा। SIR does not show with लीनियर ग्रुप्स, लाइक मैंने एग्जांपल लिखा बेटा, जैसे लीनियर, जैसे बेंजीन है, बेंजीन पे यहाँ पे ऑर्थो पे कुछ भी लगा हो सकता है, कोई भी ग्रुप, लेकिन यहाँ पर बेटा बल्कि ग्रुप होना चाहिए जो रेजोनेंस को डिस्कनेक्ट करे। तो बल्कि ग्रुप कौन होना चाहिए बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, या फिर हेलोजन कोई का कोई भी हो सकता है, CN, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लीनियर होता है, ठीक है बेटा। अगर यहाँ पे कोई भी लीनियर ग्रुप लगा है तो बेटा यहाँ पे आपका SIR इफेक्ट डज नॉट शो, मतलब कोई SIR इफेक्ट नहीं लगेगा। नॉर्मल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी नॉर्मल तरीके से आपको एक्सप्लेन करनी है, समझे। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट की मैं बात करूँ बेटा कि SIR इफेक्ट किसके साथ देखने को मिलेगा और किसके साथ देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा और भी ले सकते हैं, यहाँ पे और ग्रुप है,
और मैं लिख देता हूँ कभी बाद में फिर दिक्कत आए आपको। और आपका यहाँ पर NH2 भी हो सकता है, जैसा हमने पहला एग्जाम्पल लिया था NH2 वाला। यहाँ पर आपको बेटा OH भी हो सकता है और आपका OR भी हो सकता है। डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकते हैं, ये लीनियर ग्रुप भी हो सकते हैं और डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकते हैं। तो बेटा ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करेंगे। अगले केस की बात करते हैं बेटा। अगर हम जो आपका SIR इफेक्ट दिखाएगा तो हम लिख सकते हैं फॉलोइंग SIR। कौन SIR दिखाएंगे बेटा? तो यहाँ पर देखो बेटा, अगर मैंने यहाँ पर बेंजीन लिया और बेंजीन की यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप एटम लगा है, इधर देखो दोनों, समझे बेटा। लेकिन यहाँ कौन सा ग्रुप होना चाहिए, कौन सा ग्रुप नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हमें देखना बल्कि ग्रुप। क्या बेटा? बल्कि ग्रुप। और वो बल्कि ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा बल्कि ग्रुप। तो बल्कि ग्रुप आपको देखना बेटा, तो जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया NO2 भी हो सकता है आपका, और CH3 और क्या हो सकता है C प्लस CH3, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्या हो सकता है बेटा C माइनस CH3 एक्सेट्रा, ठीक है बेटा। ये आपके ग्रुप होने चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? और आपका यहाँ पर एक और भी हो सकता है जो एक्सेप्शन वाला केस है, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है बेटा। तो ये चारों चीज़ पांचों आपको ध्यान रखना कि ये जो पोजीशन है बल्कि ग्रुप की, ये नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे बल्कि ग्रुप इनमें से कोई सा भी आ गया, इनमें से कोई सा भी अगर बल्कि ग्रुप यहाँ आ गया और ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा है, तो वो हमेशा क्या दिखाएगा? SIR इफेक्ट दिखाएगा। और जिससे SIR इफेक्ट क्या बढ़ाएगा? उसका बेसिक कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा। किसको एक्सप्लेन करेगा? बेसिक कैरेक्टर को। तो बेटा यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ेगी, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो आपकी उसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। और जो वो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गया तो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, और एक एग्जाम्पल देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आता है। तो मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूं बेटा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आएगा कि अरेंज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने यहां पे ले लिया बेटा इस तरीके से, NH2 CH3, इसको मैंने A बोल दिया, इसको B बोल दिया, और ये बोल दिया बेटा C। और यहाँ पर बेटा मैंने आपको इस तरीके से CH3 आपको पेपर में इस तरीके से दे दिया, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसके अंदर किसका सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर होगा। तो आपको सबसे ज़्यादा आंसर में D लिखना पड़ेगा, क्योंकि बेटा D SIR इफेक्ट शो करेगा। तो आपका आंसर में आएगा D। और D के बाद अब इन तीनों में देखना है कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर OH है, कौन जल्दी डोनेट करेगा? नाइट्रोजन। तो यहाँ पर A का बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। उसके बाद C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो ये खींचेगा भी और डोनेट भी करेगा, ठीक है। जब खींचेगा डोनेट करेगा तो आपका C उसके बाद आ जाएगा। और देखो CH3 से क्या दिखा सकता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की जो बात करते हैं वो +M से कम आती है, तो यहाँ पर आपका B आ जाएगा। तो इस वाले केस में आप बोल सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें बोल सकते हैं बेटा +M, और इसमें भी +M। अब इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो जल्दी डोनेट करेगा। इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया, इस तरीके से भी आ सकता है बेटा आपको, NH2 और ऐसे AB, और तीसरा आपको दे दिया NH2, और तीसरा आपको ले लिया बेटा इस तरीके से CH3, और आपका बेटा यहाँ पर CH3। A, B, C और D। आपसे पूछ रहा है कि बताइए ABCD में सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा? तो बेटा अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा D का होगा, क्योंकि D के अंदर SIR इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन और यहाँ बल्कि ग्रुप होना चाहिए, SIR इफेक्ट की वजह से D। अब इन तीनों में A, B, C में देखते हैं बेटा, यहाँ पर भी एनिलीन है, यहाँ भी एनिलीन है, लेकिन यहाँ पे +I है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसके बाद C आ जाएगा। C के बाद यहाँ पे SIR नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप होना चाहिए, ये बल्कि ग्रुप नहीं है। पीछे देखो बेटा खोल के, मैंने बोला बल्कि ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर D के बाद C,
और ए और बी में देखेंगे बेटा, ये तो देखो एरोमेटिक करेक्टर जनरेट कर रहा है, तो एरोमेटिक के अंदर एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। इसमें भी है, लेकिन इसके अंदर हम बात करते हैं ये एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब करेगा। देखो ये एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब करेगा तो मतलब ये क्या होगा, कम डोनेट करेगा, तो कम डोनेट करेगा, ये लोकलाइज रहना चाहेगा, लोकलाइज रहेगा तो बेसिक करेक्टर को ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा, ये बेसिक करेक्टर को कम करेगा क्योंकि एरोमेटिसिटी को गेन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ए आ जाएगा, ए के बाद आपका बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से आपको पेपर में आ सकता है ऑर्डर अरेंज करने के लिए, और इस तरीके से बेटा क्वेश्चन करने हैं आपको। ये हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई है तो बेटा वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाइएगा और अपना जो भी क्वेरी है वो आप मेरे को जनरेट कीजिएगा, मैं उसका आपको आंसर दूंगा बेटा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट